हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2023 अर्थात 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पता होगा हम बाकी सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि जनवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी सारे सब्जेक्ट के हम करा चुके हैं। तो आज उसी सीरीज में सोशल स्टडी अर्थात सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस, आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो कि जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। तो समय को बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा उसे हमें देखना है। जो पहला दिया है विकल्प ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। जी नहीं, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता है। ये तो भाई जून और जुलाई के टाइम पे आता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो लगभग 80% बारिश उसी में हो जाती है। लेकिन जो शरद ऋतु है ये तो अंत वाली ऋतु होती है, जो जाता हुआ मौसम होता है उसे कहते हैं। तो ये तो भाई जून और जुलाई में आती है, तो ये तो होगा नहीं। पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। क्या स्थल की ओर बहती हैं? जी नहीं, स्थल की ओर भी नहीं बहती हैं। ये भी गलत है हमारा, बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं बहती हैं। तीसरा हमारा क्या है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी हमारा गलत है। ये आगे और आने वाले मानसून को नहीं बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसके जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, तीनों हमारे गलत हैं। तो जिस ऑप्शन में ए, बी और सी गलत होंगे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ए, बी, सी ऑल आर फॉल्स। ए, बी, सी और सी सभी गलत हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, मैं आपको बता दूं, ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्या है भाई, विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ भाई बनता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनता है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये लार्जेस्ट डेल्टा तो है ही विश्व का, साथ में दो देशों में है, हमारे इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दो देशों के बीच है ये हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और मैं आपको बता दूं इसके साथ ही, जो गंगा है, गंगा नदी है, हमारे देश की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कितनी है भी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है वहाँ से अगर हम देखें तो सबसे नीचे जो देखा जाता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है भाई, क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा क्या, समताप मंडल। क्या आता है भाई, समताप मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा बादल नहीं होते हैं, तो इसलिए जो एरोप्लेन होते हैं वो यहीं पे उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके बाद आता है मीसोस्फीयर। उसके बाद क्या आता है भाई, मीसोस्फीयर। तो मीसोस्फीयर में क्या होता है, जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड जो आते हैं वो वहाँ पर आके जल जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है ए वाला, जो उल्कापिंड होते हैं वो कहाँ जलते हैं, तो वो तो भाई मीसोस्फीयर में जलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी एक खासियत और है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना तापमान घटता जाएगा, तापमान में कमी आती जाएगी।
तो मीसोस्फीयर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है आयनमंडल। कौन सा? आयनमंडल। और सबसे ऊपर और आखिरी जो हमारा परत है वो होती है वायुमंडल। क्या होती है? वायुमंडल, थर्मोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोस्फीयर, मध्यमंडल। क्या हो जाएगा भाई? मध्यमंडल। क्योंकि आपको इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, एम से मेटियोराइट्स और एम से मीसोस्फीयर, एम से मेटियोराइट्स और एम से मीसोस्फीयर। तो जो मेटियोराइट्स जो होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो कहाँ जलते हैं भाई? मीसोस्फीयर में जलते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीसोस्फीयर अर्थात मध्यमंडल विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34, आतपन का संबंध है, आतपन जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, इसका संबंध क्या है? तो आप दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी पर जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो सौर्य विकिरण होते हैं, उनको हम एक्चुअली इंसुलेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंसुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्य से सौर विकिरण टाइप के आते हैं, जो रेज आती हैं सूर्य से, जो किरणें आ रही हैं, उन्हें जो हम कहते हैं, उन्हें एक दूसरे नाम आतपन के नाम से भी जाने जाती हैं। तो ये किससे संबंधित होगा भाई? सूर्य ऊर्जा के साथ ही संबंधित होगा। तो सोलर एनर्जी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, सूर्य ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित मिलान कीजिए। शंकुधारी वन होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमें इस तरफ मिलाना है। महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, भूमध्यरेखीय वनस्पति, दृढ़काष्ठ वाले, ये किस टाइप के होंगे? ये हमें इसका मिलान सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 में हमें अच्छे से मिलान करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे शंकुधारी वन होते हैं, वो कैसे होते हैं? वहाँ पर नरम काष्ठ वाले अर्थात सॉफ्ट वुड होती हैं, नरम जो मुलायम लकड़ियों वाले सदाबहार वन होते हैं। जो वहाँ पे जो शंकुधारी वन होते हैं, वहाँ पे मुलायम लकड़ियों वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सदाबहार पेड़ होते हैं, नरम काष्ठ वाले, नरम लकड़ी वाले। इसका जो मिल जाएगा, जो शंकुधारी वन हो जाएंगे, वो तीसरे से मिल जाएंगे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। इसके अलावा जो मेडिटेरियन वेजिटेबल हैं, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति हैं, ये किससे रिलेट करती हैं भाई? ये जो रिलेट करती हैं वो करती हैं महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे से। तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएंगे। तो जो हमारा बी है वो 4 से मिल जाएगा, और जो ए है वो 3 से मिल जाएगा, और सी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ पर क्या होता है? महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? महाद्वीपों का पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है, जिन्हें हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, वो तो हो जाएंगे भाई दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। जैसा कि आपने देखा, जो शंकुधारी वन है वहाँ पे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वहाँ पर दृढ़ काष्ठ वाले पाए जाते हैं, हार्डवुड वाले ट्री पाए जाते हैं। तो इस टाइप से अगर हम देखें, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है भाई। पहले का तीसरे से मिलान हो रहा है, दूसरे का चौथे से, और तीसरे का दूसरे से, और पहले लास्ट का पहले से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो ये सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ये दोनों सही है, दोनों गलत है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या भाई? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। और ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये उत्तरी 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 अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, जब इसमें एक समय ऐसा था जहां पर जो सहारा रेगिस्तान है वहां पर बहुत हरा भरा था, हरा भरा मैदान था, पेड़ पौधे थे, घास थी, वहाँ पे घास भी उगाई थी बहुत पहले। लेकिन बाद में जो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा तो फिर ये सारा रेगिस्तान बन गया। फिर उसके बाद तो ये तो बात हो गई सही, पहले जो ऑप्शन में दिया है ये बात तो बिल्कुल सही है, सारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था।
बिल्कुल सही है। दूसरा, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र। और मैं बता दूं दोस्तों, जो सहारा की गुफाओं से जो चित्र मिले थे उसमें उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे नदियाँ भी थीं और वहाँ पर क्रोकोडाइल भी पाए जाते थे। क्रोकोडाइल भी पाए जाते थे, मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, हाथी भी पाए जाते थे, शेर भी पाए जाते, पशु भी, बकरियां भी, ये सब पाए जाते थे वहाँ पर। तो आप कह सकते हो वहाँ पर घास वगैरह थी, इस वजह से ये सब भी वहाँ पर थे। जो मैदान था सहारा रेगिस्तान वो पूर्णतः हरा भरा था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन बी में लिखा है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियां दर्शाते हैं, जो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों हमारे सही होंगे। तो जिस ऑप्शन में ए बी दोनों सही है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अब हमें इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी डॉल्फिन होती है ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है। जो डॉल्फिन है वो हमारे भारत की राष्ट्रीय, क्या भाई, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और ये कहाँ पाई जाती है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो आलवण जल है उसमें पाई जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार में है, बिहार के पटना में अभ्यारण्य स्थित है डॉल्फिन अभ्यारण्य। इसके अलावा डॉल्फिन की उपस्थिति में से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो जहाँ पे आप समझ लीजिए जल शुद्ध है, उस नदी का जल जहाँ पे शुद्ध है, तो वहाँ पे समझ लीजिए डॉल्फिन पाई जाती है। जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो जिस ऑप्शन में हमारे ए बी सी तीनों दिए गए हैं भाई, हमारा राइट आंसर होगा ए बी सी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन मिश्रण से किसका मिश्रण है। बायोगैस इज इजेंशियली ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, तो आपको पता होगा जो बायोगैस है वो किसका मिक्सचर है भाई, वो है हमारे मीथेन का। मीथेन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण होता है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर 1, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। हमें जो सही उत्तर है उसका हमें चयन करना है, वो हमें बताना है। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जी नहीं, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य थोड़ी ना होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है जितने भी हमारे संसाधन होते हैं उनका सबका आर्थिक मूल्य हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ये तो भाई ये बात कहनी तो हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा सही है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा ए है वो गलत है और बी हमारा सही है। तो हमारा जिस ऑप्शन में ए गलत होगा बी सही होगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा दिया है ए गलत है बी सही है, तो ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। इसमें परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं ऊर्जा के, वो हमसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं भाई, जो हमारे स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं परंपरागत, और एक होते हैं गैर परंपरागत। तो जो हमारे परंपरागत होते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल होते हैं, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं,
जो हमारे परंपरागत होते हैं वो गैर नवीकरणीय होते हैं। कैसे होते हैं? गैर नवीकरणीय होते हैं, उन्हें पुनः हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल होते हैं हमारे कन्वेंशनल परंपरागत स्रोत। लेकिन जो गैर परंपरागत हैं ये रिन्यूएबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जो हमारे गैर परंपरागत होते हैं उसमें हमारी बायोगैस आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है। ये हमारे गैर परंपरागत में आ जाते हैं। लेकिन हमसे तो परंपरागत पूछे दोस्तों, मैं आपको बता दूं परंपरागत में हमारा कोयल आ जाता है। जो हमारे कन्वेंशनल स्रोत होते हैं उसमें कोयल आ जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, ऑयल आ जाते हैं, और जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा फायरवुड फायरवुड आ जाता है, फायरवुड जितना भी है वो आ जाता है परंपरागत में। और इसके अलावा स्ट्रॉ भी आ जाती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है पूर्ण रूप से परंपरागत दिया गया है। तो ऑयल, नेचुरल गैस और फायरवुड, यही हमने अभी आपको बताया था। ऑयल, नेचुरल गैस और फायरवुड ये क्या है भी? कन्वेंशनल है। क्या है भी? हमारे परंपरागत स्रोत हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं दूसरा भी। दूसरे में कोयल और फायरवुड तो है, कोयल और फायरवुड तो हमारा परंपरागत है, लेकिन बायोगैस हमारा क्या है? गैर परंपरागत है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाइडल पावर, गैथो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो ये हमारी क्या होती है भाई? ये तो हमारी गैर परंपरागत होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये हमारी गैर परंपरागत होती है। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन विल बी द राइट आंसर। ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे सारे ऑप्शन हमें दिख जाएं सही से। तो हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। इसका जो वर्गीकरण है वो किस टाइप से सही हो रहा है, हमें इसका मिलान करना है संसाधन के प्रकार के साथ में। तो विकास व प्रयोग का स्तर जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और संभाव्य होता है, यह जैव और अजैव होता है, सर्वव्यापक और स्थानिक होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विकास का प्रयोग का स्तर जो होता है वो हमारा कैसा होता है? एक्चुअल और पोटेंशियल होता है, वास्तविक और संभाव्य होता है। तो हम कह सकते हैं ए वाला हमारा एक से ही मिल जाएगा, ये हमारा एक से ही मिल जाएगा। दूसरा उद्गम, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन में हम क्या देखते हैं कि वो चीज़ बायोटिक है या अबायोटिक है, मतलब जैव है या अजैव है। तो ये भी हमारा दूसरे से मिल जाएगा। वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई चीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई चीज़ एक ही जगह पे पाई जाती है और कोई चीज़ हर जगह पे पाई जाती है। जैसे सोना चांदी है वो हर जगह नहीं पाया जाता है, तो वो स्थानिक होता है, वो क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। और कुछ चीज़ें सर्वव्यापक होती हैं, हर जगह पाई जाती हैं, तो वो हमारी सर्वव्यापक हो जाती हैं। तो जो हमारा सी है वो तीसरे से मिल गया। और जो भंडार है, जो स्टोर है, स्टोर में अभी हमने आपको बताया कुछ चीज़ें जो परंपरागत चीज़ें हैं वो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, और जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। तो ये हमारा किससे मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 कथन वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और दूसरा हमारा कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। अब इसमें ये कह रहा है, इसमें हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी बताना है, इसके साथ ही हमें ये भी बताना है कि कौन सा कारण है और कौन सा स्पष्टीकरण है उसका। तो देख लेते हैं भाई। हमें पता है जो 12,000 साल है, बहुत साल पहले क्या हुआ था, कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने की वजह से घास के मैदान बनने लगे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, घास के मैदान बनने लगे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, और हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसी वजह से क्या हुआ था, जब 12,000 साल पहले जब भारत में गर्मी बढ़ने की वजह से घास वाले मैदान बनने लगे थे, तब भाई उसी वजह से हिरण, बारहसिंगा, बकरी और भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। क्योंकि आपको पता है ये जितने भी जानवर हैं, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डियर, एंटीलोप्स, गोट, सीप, कैटल, जो भी हैं ये घास खाने वाले जानवर हैं। ये कैसे भी घास खाने वाले जानवर हैं। तो आप कह सकते हो जब पृथ्वी पर घास हुई थी
घास के मैदान मैदान बढ़ गए तो उसी वजह से ये जानवर भी आने लगे थे, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का सही कारण है या नहीं है, आपको बता। तो जैसा कि आपको पता है घास के मैदान की वजह से इन जानवर बने थे, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों सही हैं। तो इसमें एक सही एक गलत बता रहे हैं, तो ये तो हमारे गलत हो जाएंगे दोनों। दूसरे में क्या कह रहा है, ए और एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है, तो ए का कारण बी थोड़ी ना है, बी जो है ए का कारण थोड़ी ना है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि भी घास की वजह से जानवर हैं, जानवरों की वजह से घास थोड़ी ना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है, तो ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा बी का कारण ए है, बी का कारण ए है, ए का कारण बी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देख लेते हैं। पुरास्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इनमें कौन सा सही है वो हमसे पूछा गया है, तो कोई नहीं हम बता देंगे। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जी हाँ, जो पुरास्थल जो हमारे होते हैं वहाँ पर हम वस्तुओं के अवशेष ही तो ढूंढते हैं, वहाँ पर हमें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको एक टैग वर्ड बताया, अगर केवल ओनली अगर वर्ड आ रहा है तो वो हमारा गलत ही होता है, वो हमारा मैक्सिमम टाइम्स गलत ही होता है। तो यहाँ भी गलत होगा क्योंकि आपको पता है ये जो अवशेष हैं वो केवल ना कि नीचे पाएंगे ना ही ऊपर, मतलब दोनों जगह पाए जाएंगे, नीचे भी पाए जा सकते हैं, ऊपर भी पाए जा सकते हैं, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, नदी में भी पाए जा सकते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं। तो ये केवल वाला वर्ड आ गया तो ये हमारा गलत हो गया। और ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया, केवल ज़मीन के अंदर, क्योंकि आपको पता है ज़मीन के अंदर भी मिलते हैं, ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं, नदी में भी मिलते हैं, समुद्र में भी मिलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। वही राम सेतु हमारा समुद्र में ही पाया गया, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। तो केवल एक ही हमारा सही दिख रहा है, तो जो सही दिख रहा है वही हमसे पूछा है, जो ट्रू हमसे पूछा है, तो ट्रू जो होगा वो केवल ए होगा। तो केवल ए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ए ओनली, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये बात बिल्कुल सही है, पत्थर की मोहरें बनाते थे। और पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, जी नहीं, ये पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, ये ब्लैक कैसे काले रंग के डिजाइन किए गए डिजाइन जो है पात्र बनाते थे, तो ये बात पीले रंग की वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लोहे से बनी तकलियां बनाते थे, ये लोहे से बनी तकलियां बनाते थे, जी नहीं, ये लोहे से बनी तकलियां नहीं बनाते थे। और सोने से बने बर्तन, सोने से बने बर्तन, जी हाँ, सोने से बर्तन बनाते थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, एक तो ए सही है और एक हमारा डी सही है, तो ए और डी जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है केवल ए और डी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या देखना होगा, हड्डियों की संरचना देखनी होगी। इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाना है कि इसमें महिला का कौन सा है और पुरुष का कौन सा है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हड्डियों की संरचना देखनी होगी, इसमें हमें क्या करना होगा, हड्डियों की संरचना देखनी होगी, या कंकाल के साथ मिले आभूषण देखने होंगे, या कंकालों के आकार देखने होंगे, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन देखने होंगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे भाई, इसमें हम क्या देखेंगे भाई, हड्डियों की संरचना देखेंगे। हड्डियों की संरचना देख के हम समझ सकते हैं कि ये महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है, ये महिला का है या पुरुष का कंकाल है, ये हम हड्डियों की संरचना देखकर पता लगा पाएंगे। लेकिन कंकालों के साथ मिले आभूषण, आभूषण कहाँ भाई, आभूषण तो वैसे ही जल के राख हो जाएंगे, तो उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं,
और कंकालों के आकार से भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन कहाँ मिल पाएंगे भाई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा कैसे ही होगा, केवल हमारा हड्डियों की संरचना देख के हम पता लगा सकते हैं। केवल ए विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ये जो है वो शुरू से सजाएं, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। तो इस टाइप से हमें लगाना है, क्रम से इन्हें लगाना है। तो वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हुई थी वो वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना सबसे पहले हुई थी। तो ए वाला जिसमें ए पहले दिया है भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बी तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा चौथा तो वैसे ही कट गया, हमारा पहला ही बचा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ था, फिर चरक आए थे। तो हमारा ए बी सी डी ये हमारा जो है आरोही क्रम में बिल्कुल सही लगे हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कोई नहीं, देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में जोड़ना है। अभी पिछली बार क्या था, पिछली बार हमें आरोही क्रम में जोड़ना था, इस बार हमें अवरोही क्रम में। इस बार उल्टा करना है, जो सबसे बाद में हुआ है उसे पहले रखना है, जो उससे पहले हुआ है उसे उसके बाद रखना है, और जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे बाद में रखना है। इसमें हमें उसका उल्टा करना है। इसमें क्या करना है, हमें उसका जस्ट उल्टा करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अरिकामेडु पतन है, अरिकामेडु पतन में बसना, ये सबसे बाद में हुआ। सेटलमेंट इन अरिकामेडु पोर्ट, अरिकामेडु पोर्ट है, ये सबसे बाद में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लगाना है। क्या करना है, हमें अवरोही क्रम में लगाना है, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 और 2 तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे। तो या तो 1 हो 3 होगा या फिर होगा 4। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, जो सबसे बाद में हुआ है। जो सबसे बाद में जो हुआ है दोस्तों, जो सबसे बाद में जो काम हुआ है वो हमारा क्या हुआ है अभी, वो हुआ है उपमहाद्वीपीय। जो सबसे पहले जो हुआ है उपमहाद्वीपीय में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, जो जो उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई थी, ये इन सब ऑप्शंस में सबसे पहले हुआ था। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, तो ये हमारा सबसे बाद में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बाद में आ जाएगा। तो बी हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो बी जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो सी डी ए वी विल बी द राइट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। जो चोल मंदिर थे वो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के क्या थे, केंद्र थे। इसके अलावा चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थीं। इनमें कुछ प्रतिमाएं, तो इसमें हमारे कौन कौन से सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा किसका स्पष्टीकरण है, कौन सा किसका कारण है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, जो ए है हमारा, इसका सही कारण है, ए इसका क्या सही कारण, ए की वजह से बी था लेकिन बी की वजह से ए नहीं था। तो इसमें देख लेंगे, जो बी की वजह से ए नहीं था भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ए की वजह से बी था, ए जो है कारण दिया होगा तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें एक गलत है एक सही है, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, 1 2 हमारे गलत हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण बी है, जी नहीं, बी हमारा स्पष्टीकरण थोड़ी ना है, ए है उसका स्पष्टीकरण, दूसरे का स्पष्टीकरण बी है, ए है। जो ए की वजह से बी है ना, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, और इसी वजह से चोल कांस्य प्रतिमाएं पाई जाती थी। तो इसमें क्या दिया है,
ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार का लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है और कौन सा किसका स्पष्टीकरण है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं 49 नंबर। तो दोस्तों देख लें, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो तवारीख है ये अरबी भाषा में लिखा हुआ शब्द है। ये अरबी भाषा का एक शब्द है। तवारीख एक अरबी भाषा का शब्द है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये बिल्कुल सही है दिल्ली के सुल्तानों के टाइम पर। दूसरा, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ लोग असहमत भी होते थे। तो इसमें जो सही है, क्योंकि हमारा ए सही है बी गलत है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा पहले दूसरे में ही है। तो क्योंकि तीसरे और चौथे में दोनों सही बताए गए हैं तो ये तो हमारे होंगे नहीं। तो हमारा पहला सही है, तो ए सही किंतु बी गलत। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा हमारा, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक एवं लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्या तर्क दिया था कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये उसने तर्क दिया था। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो तर्क दिया था ये उसने बिल्कुल सही तर्क दिया था। क्या दिया था भाई? जो बी है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो कथन बी है वो बिल्कुल ठीक है। कथन बी हमारा सही है। लेकिन जो कथन ए में दिया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये बात गलत है। तो ये जो किया था ये किया था रुद्रम देवी थी एक। कौन थी भाई? रुद्रम देवी ने ऐसा किया था। रजिया से इंस्पायर होके, एक्चुअली रजिया तो इनसे पहले आ गई थी, तो रजिया से इंस्पायर होके इन्होंने क्या किया था, रुद्रम देवी ने ये किया था कि भाई अपना नाम पुरुषों जैसा रख लिया, पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। मतलब अपना नाम ऐसा, मतलब पुरुषों जैसा नाम लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। किसने? रुद्रम देवी ने। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है रुद्रम, रुद्रम अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये पुरुष है। तो इस टाइप का इन्होंने नाम रखा था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रजिया दिया है, रुद्रम देवी दिया होता तो ये हमारा सही हो जाता। तो हमारा ए गलत है और बी हमारा सही है। तो ये हमारा दिया है ए गलत है और किंतु बी सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में भी कथन निष्कर्ष, कथन 2 दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। तो इन्होंने सुलह उल कुल को क्या बनाया था? शासन का सिद्धांत बनाया था। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बता दूं, ये 1582 की बात है। ये कब की बात है? कि 1582 की बात है, जब उन्होंने सुलह उल कुल को विचार का शासन का सिद्धांत बनाया था। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है भाई? बिल्कुल सही है। दूसरा, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो हमारा पहला और दूसरा तो कट जाएगा, क्योंकि इसमें एक सही एक गलत बता रहे हैं। ये तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसमें जो ए है, ए का कारण बी है, तो जो बी की वजह से ये है ए, तो इसमें जो ए का कारण बी दिया है भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए एवं बी दोनों सही हैं, ए कारण बी है।
तो ए का कारण बी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इसमें भी कथन दिए गए हैं, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। दूसरा कथन दिया है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है मैं बता दूं आपको। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ज़्यादा सरल नहीं हुआ था, इनफैक्ट इसमें और प्रॉब्लम्स आ गई थी। दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। जो जनजातीय समाज था वो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये विभाजित एक्चुअली था ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली विभाजित नहीं था, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ए गलत है और बी हमारा सही हो जाएगा। ए गलत है, बी हमारा सही हो जाएगा। तो ए गलत है किंतु बी सही है, ए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें भी कथन दिए गए हैं 2 और हमें इसका आंसर बताना है। तो बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। क्या किया था, आह्वान किया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ए और बी दोनों सही हैं, तो पहला और दूसरा तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया उसमें क्या है, ए और बी दोनों सही हैं। ए ने बी को क्या किया है भाई, ए ने बी को सुनिश्चित किया है, और ये बात बिल्कुल सही है, ए ने ही बी को सुनिश्चित किया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी वाज इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ ए की वजह से बी है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये हमसे पूछा गया है। जो कथन गलत है वो हमसे पूछा गया है इस बार क्या पूछा गया है, जो कथन गलत है वो हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। पंडित जो रमाबाई थी पंडिताइन, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमसे पूछा गया है गलत, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, कब दिया था ये भाई, 1856 में दिया था। कब दिया था, 1856 में दिया था। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, ये भी हमारा सही हो गया। और हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। भाई केवल आ गया तो हमारा वैसे ही कट गया, जैसा कि मैंने आपको एक टैग वर्ड बताया है केवल। तो केवल जो जिसमें आप जिस ऑप्शन में आ जाता है वो तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये बात बिल्कुल गलत है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में कब हुई थी, 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे जी ने इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। तो आगे बढ़ते हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था, जो फॉल्स था वही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो जो तेलंगाना राज्य था पहले हमारे एक आंध्र प्रदेश हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 2 जून कब हुआ था भाई, 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को इसका विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो जो तेलंगाना राज्य है वो किसका हिस्सा है भाई, आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था, आंध्र प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था, जो कि 2 जून 2014 को अलग हो गया था। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है भाई, हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित
प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे ऑप्शन हमें दिख जाएं। कोई नहीं, दिख गए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो देख लेते हैं, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। जी हाँ, जो संचार का हमसे काम पूछा गया है तो इसका क्या काम होता है भाई, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है भाई, मतलब उसे अपना दृष्टिकोण नहीं बताना है, जो रियल बात है उसे बताना है। जो हमारे संचार माध्यम होते हैं उन्हें रियल बात जो है वो बतानी है, उन्हें मतलब किसी भी चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब उसकी खूबियां नहीं बतानी। जैसे कि कोई शराब है तो शराब से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, फ़ायदा हमें नहीं बताना है। जैसे शराब है इस चीज़ के फ़ायदे नहीं बताने हैं, तो शराब से क्या क्या होता है वो नहीं बताना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसे दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं अच्छी तो उनके लाभ बता सकते हैं, उनके लाभ बता सकते हैं, लेकिन उसकी जो दृष्टिकोण है, उसका जो दृष्टिकोण है उसको हम बता सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा। तो ए और सी हमारे सही हो जाएंगे और बी हमारा गलत हो जाएगा। तो जिसमें ए और सी होगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केवल ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ओनली ए एंड सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियो टाइप का उदाहरण नहीं है, स्टीरियो टाइप का उदाहरण नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको जो मैंने सीडीपी की क्लास आपको कराई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, जो जनवरी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सीडीपी के, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और बहुत अच्छे से समझाया था, जेंडर स्टीरियो टाइप वाला। तो इसमें होता क्या है, जो जेंडर स्टीरियो टाइप होता है ये हमारे समाज में पहले से चली आ रही एक धारणा होती है, जिसमें ये होता है कि भाई लड़की तो घर का ही काम करेगी, लड़की घर का खाना बनाएगी और लड़के नहीं बना सकते। ये इस टाइप की जो बातें होती हैं वो जेंडर स्टीरियो टाइप के अंदर आ जाती हैं। जैसे लड़का जो खेत का काम है वो केवल लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़की केवल घर पे खाना बनाएंगी, चूल्हा जलाएंगी, ये लड़कियां करेंगी। तो ये जेंडर स्टीरियो टाइप वाली बात हो गई। ये क्या हो गई भाई, जेंडर स्टीरियो टाइप वाली बात हो गई। तो इसमें जो इस टाइप की बातें नहीं कर रहा है भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिखाई गई है। तो ये हमारी जेंडर स्टीरियो टाइप है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमारा जेंडर स्टीरियो टाइप नहीं है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिखाई गई है। तो अगर केवल लड़का ही दिखाया जाता तब हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक लड़का खेत का ही काम कर सकता है, घर का काम नहीं करेगा, लड़कियां खेत का काम नहीं कर सकती, घर का ही काम करेंगी, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो गई। लेकिन इसमें लड़की भी फुटबॉल खेलती हुई दिखाई गई है तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेतावनी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं यही होगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह का चाय बनाना, तो भाई माँ ही केवल चाय बना सकती है, ये तो बात गलत है ना। तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाएगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं राइट। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ना जाना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। और जो चेतावनी दे रहा है जो जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ए गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए स्पोर्ट्स शू, तो ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप को चेतावनी दे रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो देख लेते हैं। ए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो तो हमारा एशिया ही हो गया।
और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो हमारा कौन सा है भी? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ये बात भी सही है। इसके अलावा इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है भी? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या क्या होता है, कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जी हाँ, सूर्य से जितना दूर जाएंगे उसके परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाएगी। मान लीजिएगा आपकी ये पृथ्वी है, मान लीजिएगा आपकी ये पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ हम परिक्रमण करेंगे तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इससे दूर जाएंगे तो थोड़ी स्पीड और, मतलब स्पीड तो होगी लेकिन टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। परिक्रमण में टाइम हमें ज़्यादा लगेगा जितनी दूर जाते जाएंगे, है ना। तो दूसरा ऑप्शन पहला तो हमारा सही हो गया। पहला क्या हो गया? हमारा सही हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है। अवधि घटती कहाँ है अभी? हमने देखा भी, जितना हम दूर जाते जाएंगे उतनी हमें दूरी बढ़ती जाएगी। जब दूरी बढ़ती जाएगी तो हमें परिक्रमण करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा जो है अवधि घटती जाएगी, ये बात गलत है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ग्रहों का आकार थोड़ी ना घटता है, ये तो बात गलत है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो सूर्य, मान लीजिएगा आपका ये सूर्य है, ये आपका क्या है? सन है, ये आपका सन है। तो इसके पास जो हमारे ग्रह होते हैं, जो सबसे पास में जो होता है हमारा, वो आता है मरकरी, फिर आता है हमारा वीनस, फिर हमारा क्या आता है? अर्थ आ जाती है हमारी पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा मार्स आता है, फिर हमारा जुपिटर आता है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। फिर हमारा क्या आता है? हमारा सैटर्न आता है, हमारा शनि आ जाता है, फिर यूरेनस आता है, और फिर हमारा क्या आता है? नेपच्यून आ जाता है। जो सबसे और मैं बता दूं, जो हमारे शुरू के चार हैं, जो सूर्य के पास वाले चार हैं, ये रॉक वाले होते हैं। इनमें रॉक पाई जाती हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। और जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून होते हैं, इसमें ये गैसियस ग्रह हैं। ये क्या होते हैं? गैसियस ग्रह हैं। और इसमें तो भाई उल्टा कह रहा है कि जो बहुत नज़दीक है सूर्य के वो गैस ग्रह हैं, तो वो तो रॉक ग्रह होंगे। वो क्या होंगे? चट्टानों से बने होते हैं। और जो दूर हैं, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें उल्टा बोला गया ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम सूर्य से दूर जाते जाएंगे हमारी परिक्रमण की अवधि बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीज्ड। वेरी गुड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं हम। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? ये कल्पना करके आपको बताना है। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। बिल्कुल सही है। अगर कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती पृथ्वी तो क्या होता? मिल जाती। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा भाई? ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विल लैटिट्यूडनल लाइन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा दिया है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये हमसे कहा गया है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि होता है अभी कोई मौसमी परिवर्तन होता रहता है। अभी किसी भी विशेष क्षेत्र में भी हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर के आसपास में बारिश हो जाती है और दूर दूर नहीं होती है, ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो डी दिया है, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, हाँ ये हमारा सही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पहला ए और डी हमारे सही हैं। तो जिस ऑप्शन में ए और डी सही दिया होगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई हमारा क्या हो जाएगा भाई? नहीं, एक्चुअली हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये बात बिल्कुल, क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है ना। कल्पना करें यदि
पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तब पूछा गया है। जब ये झुकी हुई नहीं होती तब पूछा गया है। तो हमारा जो है पहला तो हमारा सही हो जाएगा और हमारा सी सही हो जाएगा, दूसरा बी और डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 अब हमारे ये संविधान वाले सवाल आ रहे हैं, देख लेते हैं। ये बल्लीनीय सवाल हैं, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो इसका आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जो हमारे गांव में ग्राम प्रधान बनते हैं, ग्राम सभा जो बनती है, वो कितने सालों के लिए बनती है? 5 सालों के लिए बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 ईयर। 5 ईयर विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा है भाई? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? जो पुलिस थाने का जो हेड होता है उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है उसका पदनाम क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा क्या होता है भी, SHO होता है। जो पुलिस थाने का हेड जो होता है वो कौन होता है? SHO होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या कहते हैं? स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होता है, ये हमारा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो कि SP होता है, जो हमारे पूरे जिले का मालिक होता है, कह सकते हैं। पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का जो होता है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP होता है। इसके अलावा हमारा ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये स्पेशल ड्यूटी के लिए लगाया जाता है, और ये होम इंस्पेक्टर एक अलग होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम SHO कहते हैं, भाई हमारे थाने का हेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया था? ये हमसे पूछा गया है, क्या मुहैया करवाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति बराबर हिस्सेदारी, पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, यही था। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? जो महिलाएं हैं उनको जो पारिवारिक संपत्ति उनकी है उसमें क्या होगा? बराबर का हिस्सा होगा। अगर पति को जितना मिल रहा है उतना हिस्सा महिला को भी मिलेगा। तो राइट टू वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, ये नहीं था। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। राइट टू वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार महिलाओं को मिला था, यही संशोधन हुआ था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में संशोधन हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो जो मतलब कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो रक्षा करता है, इंटरप्रीटर जो होता है, उसे मतलब कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरप्रीटर होता है, अर्थ निर्णायक होता है, वो हमारा कौन होता है? ना तो हमारा राष्ट्रपति होता है, ये उसका कहीं ना कहीं कह सकते हो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उसका जो कह सकते हैं। तो हमारा राष्ट्रपति तो होगा नहीं, संसद भी नहीं होगा, जो होगा हमारा न्यायपालिका होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो होता है न्यायपालिका, भाई हमारा राइट आंसर होगा। अर्थ निर्णायक जो भारतीय संविधान का होता है वो कौन होता है भाई? हमारा न्यायपालिका होती है, ना कि अटॉर्नी जनरल। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जुडिशरी हो जाएगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो ये कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ये किया गया था जो आदिवासी लोग थे और जो दलित लोग थे, उनको न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1989। जो ट्राइबल लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो ट्राइबल्स एंड दलित्स कौन से ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं, आदिवासी एवं दलित लोग। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66
एक राजनीतिक व्यवस्था जिनमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है भाई? जिसमें ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं फेडरल। क्या कहते हैं? फेडरल कहते हैं, संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संघवाद कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सेकुलर है, इसे क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होता है जी, इसमें जो होती हैं पावर्स जो होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में बट जाती हैं। जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हो जाता है वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, सेकुलर कहलाता है। और जो लिबरल होता है, एक्चुअली जो बचती हैं वो हमारा संघवाद कहलाता है, जो कि हमारे इंडिया में भी तो हमारा जो शक्तियाँ जो हैं सेंटर और राज्य के बीच में जो बट जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। और कहीं ना कहीं यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संघवाद। फेडरल विल बी द राइट आंसर। और जो सेकुलर जो होता है उसमें क्या होता है? राज्य से धर्म को अलग कर दिया जाता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है? जो हमारा राज्य होता है उसे धर्म से अलग कर दिया जाता है। और जो लिबरल होता है, उदारवादी जो होता है, वो होता है अलग अलग राज्यों का जो व्यवहार के अलग अलग राज्यों और व्यवहार के तरीके जो होते हैं उनको स्वीकार करना ही हमारा उदारवादिता कहलाता है। और जो गणतंत्र जो होता है वो राज्य पर नागरिक निकाय के शासन के प्रति क्या करना भी? प्रतिनिधियों का चुनना, ये हमारा गणतंत्र हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेडरल, संघवाद विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, ये हमसे पूछा गया है। सरकारी नौकरियों में सूचीबद्ध दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, बिल्कुल सही है भाई। सरकारी नौकरियों में अगर हम जो दलित लोग हैं उनको उम्मीदवार के रूप में आरक्षण देंगे तो इससे क्या होगा? नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेगी। तो ये नीति तो भाई प्रोत्साहित करने वाली है। दूसरी, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, कम से कम इतना मेहनताना तो जरूर मिलना चाहिए, इस टाइप का एक कानून पारित करना, ये भी एक सही बात है। तो ए और बी हमारे दोनों सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ए और बी दोनों हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्यों केंद्रित करना चाहिए? अब भाई हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, जो एसएसटी की पेडागोजी है उसके क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? ये जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे क्या पूछा गया? नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, ये केंद्रित करना चाहिए? जी नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? जी नहीं, ये हम थोड़ी ना सिखाएंगे, तो बच्चे खुद से ही सीख जाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। जो फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? ये भी हम नहीं बताएंगे बच्चों को। कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती, ये हम जरूर बताएंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ इट असर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ एव। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इतिहास के शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना चाहिए। जी नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकसित करना, ये गलत हो जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग इशूज विच आर रिलीवेंट इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट से रिलीवेंट हैं, जो वर्तमान से कनेक्ट हैं, उन मुद्दों की पहचान करना ही हमारा उद्देश्य केंद्रित होगा इतिहास शिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे सारे ऑप्शन दिखने लगे। तो अब समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? जो करंट अफेयर है उसको हमारे सामाजिक विज्ञान में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देश के जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, मतलब उससे क्या होगा कि देश में जुड़े मुद्दे जो होंगे उसमें रुचि बढ़ेगी, इसलिए करेंगे। या तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब इससे रुचि पैदा होगी।
तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के कौशल विकसित होगा। जी हाँ, विश्लेषण और हम उसको विश्लेषित करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल भी हमारे अंदर विकसित होगा। इसलिए हमें करंट अफेयर जरूर सामाजिक विज्ञान से कनेक्ट करनी चाहिए। तीसरा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है अभी, तीसरा जो दिया गया है वो उसमें क्या लिखा है, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। इसलिए तो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल इसलिए हम करंट अफेयर का यूज थोड़ी ना करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करता है। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए, बी और डी हमारे सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिए हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ए, बी, डी आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में जो समानता है, इक्वलिटी है, उसको उस पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं, अधिगमकर्ताओं के साथ गर्मा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, इसलिए ये हमारा उद्देश्य होगा समानता पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, जी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हर तरह का अंतर असमानता की ओर थोड़ी ना ले जाता है, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो ए, बी, सी जिसमें सही दिए होंगे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिए ए, बी, सी सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कर लिया। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को, देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को चर्चा की कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल चर्चा में शामिल करना चाहिए। तीसरा हमारा जो है उसमें हम, दूसरा हमारा जो है उसमें देख लेते हैं भाई, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक है। भाई केवल शब्द आ गया तो ये हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जिसमें केवल आ जाएगा, जिस ऑप्शन में केवल होगा वो हमारा मैक्सिमम टाइम्स गलत ही होता है। मैक्सिमम क्या 99.75% केसेस में हमारा ये गलत ही होता है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। ये बिल्कुल प्रेरित करने वाली बात तो हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। प्रेरित करने वाली, चर्चा करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली बातें हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो ए और सी जो हमारा ऑप्शन होगा सही वाला भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए और सी आर ट्रू, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 अब हम देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए क्योंकि, आकलन को बल क्यों देना चाहिए, हमें ऑप्शंस में देख के बताना है कि हमें आकलन पर बल क्यों देना चाहिए। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हैं, हमें उनकी पहचान थोड़ी ना करना है। जो असफल हैं उनकी हमें कोई पहचान नहीं करनी है, इसलिए थोड़ी ना करते हैं आकलन, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ता की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना कि उसकी लेखन की क्षमता क्या है, ये भी हम नहीं जांचते हैं, ये भी हम उसकी नहीं जांचते हैं। फिर हमारा तीसरा दिया है, अधिगमकर्ता के सूचना को याद करने का मापन, ये भी हम नहीं देखेंगे कि वो कितना याद करता है और कितना नहीं, ये भी हम चीज़ नहीं नापेंगे। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना, यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकलन पर बल हम क्यों देते हैं भाई, इसलिए देते हैं जिससे कि हम बच्चे को दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करें। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दैनिक जीवन से जोड़ने वाली कोई बात आ रही है तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4, इवेल्युएटिंग ऑफ लर्निंग एबिलिटी टू एक्स्ट्रा पोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों देख लेते हैं,
इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं आपको बता दूं, जो हमारी सामाजिक अध्ययन होता है, सामाजिक विज्ञान जो होती है, उसमें 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। कितने प्रकार के स्रोत होते हैं भाई? जो सोर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो प्राथमिक होता है, एक क्या होता है? प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक। तो जो प्राथमिक स्रोत होता है उसमें हमारे कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं? उसमें जो हमारे आ जाते हैं वो आ जाते हैं भाई हमारे जो हमारी जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है, ये सब हमारे किस में आ जाती हैं? प्राथमिक में आ जाती हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी हमारी आ जाती है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्राथमिक कौन सा आ जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्राथमिक स्रोत में आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है वो हमारे प्राथमिक में आ जाती हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो हमारी प्राथमिक में आ जाती है। और जो द्वितीय में आती है वो हमारी क्या आती है भाई? C.A. बैली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी। तो द्वितीय में हमारी क्या आ जाएगी? C.A. बैली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि 1991 में प्रकाशित हुई थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हम देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, जी नहीं। राजसुंदरी देवी कृत अमर जीवन, जो हमारी राजसुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई अमर जीवन है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्री शिक्षा पर जो चर्चा की गई थी सबसे ज़्यादा, वो किसमें की गई थी भी? जो अमर जीवन, राजसुंदरी देवी जी ने जो अपनी जीवन की कृति लिखी, अपनी आत्मकथा जो लिखी थी राजसुंदरी जी ने अमर जीवन में, उसी में ये स्त्री शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजसुंदरी देवी द्वारा रचित अमर जीवन। क्या भाई? अमर जीवन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कब प्रकाशित हुई थी भाई? ये लगभग 1876 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी भाई? 1876 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा रुकैया सखावत हुसैन कृत मुल्ताना स्वपन जिन्होंने लिखी थी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी भाई? सुल्ताना ड्रीम्स, जो सुल्तान की स्वपन है उसके बारे में रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रुकैया सखावत हुसैन जी थे एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। ये क्या थे? मुस्लिम समाज सुधारक जी थे रुकैया सखावत हुसैन जी। और जो सतनार कृत मनी मेकलई जो है, ये कब लिखी गई थी? ये मैं बता दूं 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी। लगभग 1400 वर्ष पहले ये लिखी गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजसुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन, जो कि इनकी आत्मकथा थी, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। भूगोल शिक्षण के किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण में विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से चुनौतियां, या मानव विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों संसाधन और संरक्षण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संसाधन और संरक्षण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा विकास और विस्थापन, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और हमारा विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, इस चुनौती वाला हमारा गलत हो जाएगा। मानव विकास, ये हमारा होगा। जो हमारे भूगोल शिक्षण के जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं? हमारे संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, और मानव विकास, ये हमारा तीनों हो जाएंगे ABD। तो C हमारा नहीं होगा। तो ABD जिस ऑप्शन में भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिए, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा जो होती है अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है क्योंकि चर्चाओं को न्यूनतम रखना। चर्चाओं को क्या करना? चर्चाओं को न्यूनतम रखने के लिए, जी नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा भाई, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे भी। पाठ्य पुस्तक पे पठन को केंद्रित करेंगे, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। न्यूनतम रखना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, क्योंकि चर्चा तो हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वही अच्छा होगा ना। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम रखना, ये गलत हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक के पर केंद्रित करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर कर रहना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ये हमारा राइट हो जाएगा। सक्रिय बच्चा कब होगा? जब हम उसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट देंगे और उसमें हम भागीदार बनाएंगे उसे, तब वो क्या होगा? ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पार्टिसिपेटिंग इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें हमारा बच्चा ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिस काम को करने में ज़्यादा सक्रिय रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, वही हमारा ऑप्शन राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा सही है ये हमें बताना है। कोई नहीं, हम बता देंगे। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने के मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई की अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं बता दूं दोस्तों, जो आयोग ने इसका सही आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 2। आयोग के अकॉर्डिंग सी जो है गलत है, लेकिन मुझे लगता है सी भी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आयोग ने जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ए और बी ट्रू। तो यही हम इसको, इसी को हम राइट आंसर मान लेंगे। ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या है ये हमें देखना है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। जब सामाजिक और राजनीतिक किताबें हैं तो उसमें ये मुद्दे तो दिए गए होंगे, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह की कार्यान्वित जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करना किया गया है, ये बिल्कुल सही है। जो लोग हैं और उनके जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े जो विभिन्न ठोस उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत जरूर किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें ये सम्मिलित किया गया है, ये प्रस्तुत किया गया है। तो ए बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में उनकी कल्पना जो की गई वैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए और सी, तो ए और सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं हम। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं ये हमें बताना है। जो शिक्षक हैं वो किन कौशलों पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं ये हमसे पूछा गया है। तो अनुभवों की तुलना करना, जो अनुभवों की तुलना करने पर जोर दिया गया है, बिल्कुल नहीं, अनुभवों पर तुलना थोड़ी ना किया गया है। कारण और प्रभाव भी नहीं, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना, मतलब उनको देख के क्या परिस्थिति हो सकती है, इस टाइप से अनुमान लगाने की जो कौशल है वो विकसित करने की कोशिश कर रहा है शिक्षक। क्योंकि मतलब शिक्षक इस टाइप से पूछ रहा है कि जब स्टेशन पर डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई थे तो उनके साथ लोगों ने भेदभाव किया या नहीं, तो ये तो अनुमान लगाने वाली बात है। तो अनुमान लगाने वाली परिस्थितियों को, परिस्थिति वाले कौशल को विकसित करने की कोशिश कर रहा है शिक्षक बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन्फर फ्रॉम सिचुएशंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हम देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 81 ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? मार्केट के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या किस टाइप से पढ़ाएंगे वो सही हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, जी नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि भाई बाजार में क्या होते हैं, दुकानदारी होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे दुकानदार होते हैं। तो एक दुकानदार को जब हम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे
तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छे से बता पाएगा उन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो यही हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, चित्र दिखाने से कुछ थोड़ी ना होगा। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये थोड़ी ना होगा। इससे तो हम मानचित्र की मैपिंग सीख पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, इनवाइटिंग ए शॉपकीपर फॉर ए इंटरव्यू टू द क्लास। मार्केट के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक शॉपकीपर को बुला लेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, तो इससे हम कुछ सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82, ओके। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। महारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता के विश्लेषण और अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? आप विश्लेषण और अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? इस कविता को पढ़ाते टाइम पर इस क्या करेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मानवीय शुद्धता जन्म निर्धारित करती है, बिल्कुल नहीं। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उसे निर्धारित करती है, बिल्कुल भी नहीं। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हम चर्चा करेंगे इस टाइप से करेंगे कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या होती है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है क्या? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो जिस ऑप्शन में तीनों दिए गए होंगे सही, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिए हैं ए बी और सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो जब ग्लोब दिखा रहा है और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल कर रहा है तो शिक्षक क्या क्या बता सकता है? अभी परिक्रमण बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। दिन रात बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। मौसमी परिवर्तन भी बता सकता है, लेकिन वर्षा का वितरण किस टाइप से हो रहा है ये नहीं बता सकता। जो वर्षा का वितरण है वो किस टाइप से हो रहा है ये नहीं बता सकता। तो ए बी सी हमारे सही हो जाएंगे, डी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए बी सी जिसमें दिया होगा वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ए बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फिर से पढ़ लेते हैं भाई। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। तो खनिज संसाधन, जो हमारे खनिज संसाधन है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, भूगोल से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोहा बनाने वाली और फैक्ट्री के मालिक के बारे में विषय पर जब हम बात करेंगे तो खनिज संसाधन के बारे में बात कर सकते हैं। जो हमारी फैक्ट्री है उसके खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये भूगोल से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम कर सकते हैं उसके उद्योग के बारे में बात कर सकते हैं, उसके उद्योग के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा बी भी सी हो जाएगा। ऊर्जा संसाधन इससे हमारा कनेक्ट नहीं कर रहा है, भूगोल से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, इसी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे तो ये भी भूगोल के अंतर्गत आ जाएगी। तो ए बी और डी जिस ऑप्शन में होगा भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? जब हम वनों के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे
तब हमें सर्वोच्च विधि जो होगी वो क्या हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। विद्यालय के समय वन का क्षेत्र का भ्रमण आयोजन करना, जो विद्यालय के आसपास जो वन का क्षेत्र है उसका भ्रमण आयोजन करना, जी नहीं, हमें तो वनों के प्रकार सिखाने हैं ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे विद्यालय के समय जो वन होगा वो तो किसी एक प्रकार का ही होगा, तो उससे तो हम सारे टाइप पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ये भी हमारा सही नहीं होगा। फिर हमारा कौन सा है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के वनों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे तो उससे बच्चे समझ जाएंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं और वन के प्रकार किस टाइप के होते हैं। हमारा चौथा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। स्क्रीन ए डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, भूकंप के प्रकार पर, जी नहीं। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर, जी हाँ। जो हम बच्चे को जो भूकंप के बारे में पढ़ाएंगे तो हम उसे क्या पढ़ाएंगे भी, भूकंप के दौरान जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं इनके बारे में हम ज़्यादा बच्चों को बताएंगे, जिससे कि अगर भूकंप आता है तो बच्चे किन किन सावधानियों को अपना सकते हैं, तो ये हम बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। तो कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, ये जो हुए थे इसका तो डायरेक्ट आंसर है फिशिंग राइट्स। किसके लिए भी, फिशिंग राइट्स, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे 1990 के दशक में, अर्थात 1994 में। 1994 में क्या हुआ था भाई, 1994 में जो निजी ठेकेदार थे उनको मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया था 1994 में। लेकिन 1996 में ही मध्य प्रदेश में जो विस्थापित लोग थे, इससे जो विस्थापित लोग थे तवा बांध क्षेत्र से, उनको मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया था 1996 में। तो इससे जो विस्थापित लोग थे तवा बांध क्षेत्र से, तो उनको क्या दिया गया था 1996 में मध्य प्रदेश में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया था, फिशिंग राइट्स दे दिया गया था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। ये लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। ये क्या करता है, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, जी नहीं, लोगों के बीच भेदभाव तो बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, एकरूपता भी नहीं बढ़ाता है। ये लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। और ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्या करता है, विशिष्टता को स्वीकारता है। इट एक्सेप्ट डिफरेंट एमंग पीपल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, वो कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 31 से 90 तक 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा गया है, जो कथन गलत है। तो भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था, जी बिल्कुल सही है, मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद क्या किया था, भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपना लिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते थे, जी बिल्कुल, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते थे पहले। और फिर भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये बात गलत है। आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये बात सच है, और पहला भी हुआ था, ये बात भी सच है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1950 में हुआ था। लेकिन वैसे तो आम चुनाव बहुत पहले हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। और इसमें डायरेक्टली लिखा है कि भारत में आम चुनाव पहला 1950 में हुआ था, यही बात गलत हो जाएगी। और हमसे गलत ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, जो फॉल्स है वही हमसे पूछा गया। तो जो गलत वाली बात होती है वो पहले ही हम
अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ ही रहे, क्योंकि कई बार इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास पूरी होती है। तो अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।